हेलो बच्चों, आशा है आप सभी तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8th क्लास के लिए साइंस सब्जेक्ट की ये वीडियो। इसमें हम फर्स्ट लेसन करेंगे एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी की जो बुक होती है या पाठ्य पुस्तक है जो, उसमें हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। बच्चों, आपने इसको अच्छी तरह से समझना है ध्यान से, क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी बोलूँगा और उसके आंसर भी आपको बोलूँगा मैं साथ साथ। और आपने इन्हीं क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में या साइंस की कॉपी में लिखना है और उनको याद करना है और अपने अध्यापक को भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन यानी इस लेसन में हम ये समझेंगे कि हम फसल का कैसे उत्पादन करते हैं, और जब फसल से अनाज पैदा हो जाता है तो उसको हम कैसे उसका प्रबंध करते हैं ताकि वो लंबे समय तक ठीक रहे। तो क्योंकि हमें पता है, देखो इसमें बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें है, देखो, सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में जैसे पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में करते हैं। हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। या तो पौधों से प्राप्त करेंगे या जंतुओं से, या दोनों से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये भोजन हमें पौधों से कैसे मिलता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास कृषि पद्धतियाँ। क्या हैं? कृषि पद्धतियाँ। तो कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं? देखो, जब पुराना समय था, इसमें देखो कृषि पद्धतियों में लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य जो है घुमंतु थे। यानी जो मनुष्य है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। किसकी खोज में? भोजन और आवास की खोज में। फिर वो समूह में रहने लगा। फिर वे कच्चे फल और सब्जियां खाने लग गए। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना आरंभ कर दिया। और समय बीतने के साथ साथ फिर वो खेती करने लग गए। खेती करने लगे, कैसी करने लगे? चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित करने लगे। इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। तो आपने देखा कैसे कृषि करना या खेती का आरंभ कैसे हुआ। तो अब हम देख लेते हैं कि फसल किसे कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्रश्न कि पुराने समय में मनुष्य या 10,000 वर्षों से पहले मनुष्य किसकी खोज में इधर उधर भटकते रहते थे? तो आप कहोगे भोजन और आवास की खोज में। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कृषि का आरंभ कैसे हुआ। तो आपने वो सारी बातें बतानी है कि पहले भोजन और आवास की खोज में भटकते थे, फिर वो फल खाने लग गए, फिर शिकार करने लग गए पशुओं का, और फिर वो उसके बाद अनाज उगाने लग गए, खेती करने लग गए। अब फसल किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न आता है, फसल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे, जब एक ही किस्म के पौधे
किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। यानी जब एक ही तरह के पौधे बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, जैसे हम गेहूं की फसल कर रहे हैं, तो जो गेहूं का खेत होगा उसमें सभी पौधे गेहूं के होते हैं और वो बहुत असंख्य होते हैं, उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो जैसे उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के होंगे। किसके होंगे? गेहूं के। तो ये आपने लिख लेना है, फसल किसे कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास आगे को है, हम जानते हैं फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। फसलें जो हैं अन्न, सब्जियां, फल, जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पे हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। तो अब आपसे पूछूंगा मैं प्रश्न कि मौसम के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो मौसम के आधार पर मुख्यतः फसलों को दो भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है इसको? क्योंकि भारत एक विशाल देश है। कैसा देश है? भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से ये अलग हैं। यानी कहीं पे तापमान ज़्यादा है, कहीं पे ठंड है, कहीं पे बारिश नहीं है, कहीं पे ज़्यादा बारिश है। तो इस प्रकार देश में विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद हम मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में? दो। एक तो है खरीफ की फसल। अब आपसे पूछूंगा खरीफ की फसल, पहले तो ये प्रश्न है फसलों को कितने वर्गों में बांटा जाता है मौसम के आधार पे, तो आप कहोगे दो वर्गों में बांटा जाता है। फिर उसके बाद है दो कौन कौन से वर्ग हैं। सबसे पहले है खरीफ की फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। देखो खरीफ की फसल को कब बोते हैं? वर्षा ऋतु में, जब बारिश आरंभ होती है, क्योंकि खरीफ की फसलों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं। कौन सी फसलें होती हैं ये? खरीफ। अब खरीफ और चावल, तीनों में तीन अक्षर आते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हो कि जब चावल उगाए जाते हैं तभी खरीफ की फसल होती है वो, या चावल के साथ जब जब जो जो भी फसलें होती हैं वो सारी खरीफ की फसलें होती हैं, जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, जो जून के महीने में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में इनको काटा जाता है। यानी सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। फिर आती हैं आपके पास रबी की फसलें। कौन सी फसलें? रबी की फसलें। रबी की फसलें कौन सी होती हैं? ये सर्दी ऋतु में बोई जाती हैं, शीत ऋतु की होती हैं ये रबी की फसलें। शीत ऋतु ये अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती हैं। यानी इनको अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इनको काटा जाता है। तो ये उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसलों में आते हैं। तो रबी और गेहूँ इन दोनों में जैसे दो दो अक्षर हैं, तो आप याद रख सकते हो कि रबी की फसलें वो होती हैं जो गेहूँ के साथ साथ उगाई जाती हैं, गेहूँ के मौसम में उगाई जाती है, यानी सर्दी में उगाई जाती हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर दालें, सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। फिर है आधारित फसल पद्धतियाँ। आधारित फसल पद्धतियाँ
अब फसल पद्धतियाँ किसे कहते हैं? देखो इसमें फसल पद्धतियाँ किसे कहते हैं? फसल उगाने के लिए फसल को उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। तो इन क्रियाकलापों को के आधार पर इस प्रकार के जिनका उपयोग माली या आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं, ये क्रियाकलाप कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं? ऐसे सभी क्रियाकलाप जो किसी फसल को तैयार करने में, फसल को उगाने में किया जाते हैं, उन्हें हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। तो आपने उत्तर लिखना है कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं? ऐसी पद्धतियाँ या ऐसे क्रियाकलाप जो फसल उगाने के लिए किए जाते हैं। अब वो क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? वो क्रियाकलाप है हमारे पास, ये है क्रियाकलाप जैसे मिट्टी तैयार करना। पहला क्रियाकलाप कौन सा है? मिट्टी तैयार करना। यानी सबसे पहले हम खेत की तैयारी करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसके बाद बुआई आती है। जब बीज बो दिया जाता है और बीज उग जाता है, पौधे छोटे छोटे होते हैं, तो उनमें खाद और उर्वरक देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, खरपतवार भी निकालते हैं, यानी जो उसमें घास वगैरह उगाता है वो भी निकालते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं फसल की। फिर जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई करते हैं और भंडारण करते हैं अनाज का। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। मिट्टी तैयार करना, सबसे पहला क्या है? मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने में क्या होता है? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला चरण है। इसमें मिट्टी को पलटना, उसे पोला करना कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है? फिर उसके बाद है जैसे जो पोली मिट्टी होती है उसमें केंचुए सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, और इससे ह्यूमस भी बन जाते हैं। ह्यूमस खाद का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहला क्या कार्य है? मिट्टी को तैयार करना। क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करना। फिर उसके बाद है आपके पास मिट्टी तैयार करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? मिट्टी को उल्टने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यानी खेत की जुताई क्या होती है? मिट्टी को उल्टना पलटना और पोला करना। तो मिट्टी की जो जुताई होती है वो अनेक कृषि औजारों से के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे आपके पास कृषि औजार हैं जो वो कौन कौन से हैं? जैसे हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है, ये मुख्य औजार हैं जैसे आपको चित्र में भी दिखाया जा रहा है। तो ये किसान जो है अपने बैलों की सहायता से खेत को तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है? ये खेत को तैयार। फिर उसके बाद है आपके पास, अब हल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो हल होता है उसमें क्या होता है? जैसे ये हल है भाई, क्या है? अब इस हल की ये लकड़ी जो है इसे हम बोलते हैं हल साफ्ट। क्या बोलते हैं? हल साफ्ट। और जो ये नीचे है लोहे का, ये इसे फाल बोलते हैं, फाड़ा, देसी भाषा में फाड़ा बोलते हैं। और इसे जोत जोत बोलते हैं। जोत जो बैलों के कंधों पे रखा जाता है लकड़ी, उसे जोत बोलते हैं।
और जो लकड़ी ये वाली नीचे से ऊपर आ रही है इसे हम हल शाफ्ट बोलते हैं, और जो नीचे है वो फाल है, लोहे की होती है ये। ठीक है, तो अब इनको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। अब हल क्या होता है, देखो हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई में, उर्वरक खाद मिलाने में, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जा रहा है। यह औजार जो है, यह औजार लकड़ी से बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी या घोड़े या ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें एक लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है लगी, लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसे फाल बोलते हैं। फिर उसके बाद है, और हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी से बना होता है जिसे हल शाफ्ट बोलते हैं। इसके एक सिरे पर इसके एक सिरे पर एक सिरे पर हैंडल होता है जिसे किसान पकड़े रखता है हाथ से, और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जो जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, यानी इसको चलाने के लिए 2 बैल चाहिए और एक आदमी चाहिए, किसान चाहिए यानी। फिर उसके बाद है कुदाली। अब ये कुदाली क्या होती है, कुदाली होती है भाई, यह एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने में, मिट्टी को पोला करने में करते हैं। इसमें लकड़ी और लोहे की छड़ होती है। इसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है। तो आपको चित्र में दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये कुदाली है। क्या है? कुदाली। तो इसमें भी एक जोत है ये, और जो बैलों के ऊपर रखी होती है। इसमें हैंडल है, ठीक है, और ये मुड़ी हुई प्लेट है जो मिट्टी में नीचे चलती है। तो ये कुदाली कहलाती है। इसमें ब्लेड की तरह कार्य करता है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। फिर आता है कल्टीवेटर। क्या है? कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर में क्या होता है, ये ट्रैक्टर का होता है, ये टिलर भी बोलते हैं इसे। कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। तो ये जो नीचे पीछे लगा हुआ है इसके, ये कल्टीवेटर है जिससे मिट्टी को तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद है हमारे पास, अब मिट्टी तो तैयार कर ली, फिर उसके बाद बुआई आती है। क्या आती है? बीज की बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरह के बीज लेते हैं जिनको हमने बोना है। अगर बीज अच्छे होंगे तभी फसल अच्छी होती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा भाई, अब बीज बोने के भी कई तरीके हैं। देखो, ये है बीजों को बोने का क्या क्या है। अब ये अच्छे और स्वस्थ बीजों का कैसे पता लगता है? इसमें कुछ एक बीकर लो, जैसे अगर आपसे पूछें स्वस्थ बीजों का कैसे पता लगाएं, एक बीकर लेंगे, उसमें यानी किसी बर्तन में पानी ले लेंगे और उसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाएं और कुछ प्रतीक्षा करें। जो बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ बीज पानी में नीचे बैठ जाते हैं, तो जो हल्के और भारी होते हैं
जो क्षतिग्रस्त यानी बेकार बीज होते हैं वो खोखले होते हैं, जिसके कारण वो हल्के होते हैं और पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। और अच्छे और स्वस्थ बीज को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छी विधि है। यानी जो भी पानी के ऊपर तैरेंगे बीज उनको अलग कर लेना, और जो पानी के नीचे बैठे हैं वो स्वस्थ बीज हैं, उन्हीं को हमें बोना चाहिए खेत में। फिर उसके बाद है अब परंपरागत तरीका है, जैसे हमारे पास बीज बोने का, तो इसमें क्या है, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है, जिसे सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ड्रिल मशीन होती है, तो पहले ड्रिल मशीन जो है इस तरह की होती थी, देखो ये बैलों के पीछे, ठीक है, ऊपर ये कीप लगी हुई है यहाँ पे, और इस कीप में जो है बीज डालते हैं और ये दाने नीचे मिट्टी के नीचे आ जाते हैं और हल आगे चलता रहता है। तो इस तरह से ये बीज बोते हैं। ये परंपरागत है तरीका, यानी पुराना तरीका है ये। लेकिन आजकल हमारे पास ड्रिल मशीन आ गई है, ट्रैक्टर के साथ चलती है ये, तो ये सीड ड्रिल बोलते हैं। तो इससे भी बीजों को बोया जाता है, जिससे हमारे पास आसानी से बीज अच्छी तरह से बोए जाते हैं और समय भी बहुत कम लगता है। फिर उसके बाद है हमारे पास खाद और उर्वरक मिलाना। तो जब हमने बीज भी बो दिया, तो बीज बोने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें खाद और उर्वरक डालेंगे, ताकि जो होंगे पौधे होंगे उनको पोषक तत्व मिल सकें। अब खाद और उर्वरक भी 2 तरह के होते हैं। मिट्टी फसल की खनिज पदार्थ प्रदान करती है मिट्टी फसलों को, और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है, तो खेत में कभी भी खाली नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसलिए फसलों को जब भी उगाते हैं उसमें हम खाद या उर्वरक डालते हैं। तो खाद और क्या है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो पौधों और जंतुओं के अपशिष्टों से प्राप्त होता है। यानी खाद का मतलब जैसे गोबर की खाद होती है, तो किसान पादप और जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देता है, इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं, और अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। तो पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अपघटित खाद जो होता है वो खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। इसे वर्मी कंपोस्टिंग या केचुआ खाद भी तैयार किए जाते हैं भाई, जो खेतों में डाले जाते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास, जैसे ये प्रयोग किए जा रहे हैं, ये आपके पास प्रयोग की तैयारी है। फिर ये इसमें खाद और उर्वरक के साथ पौधों की वृद्धि, तो उन्होंने देखा किसी में खाद डाला किसी में उर्वरक डाले। फिर उर्वरक आते हैं, तो आपने जब आपसे खाद और उर्वरक में अंतर पूछे तो खाद में तो आपने ये बताना है, तो खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है, ये पौधों के अपशिष्टों से, यानी ये जो भी आपके पास आपने समझा है तो ये तो आपने बताना है खाद। और जो उर्वरक होता है, उर्वरक आता है जो कट्टों में आता है ना, जैसे यूरिया का कट्टा होता है, पोटास होता है, अमोनियम सुपर फास्फेट होता है, पोटास होता है, ये सारे उर्वरक होते हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं। तो उर्वरक ये होता है, उर्वरक आपने लिखना है, यह रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है, वे खाद से भिन्न होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटाश है, तो ये सभी
क्या है? उर्वरक। क्या है भाई? उर्वरक है। तो खाद और उर्वरक में आपने अंतर लिखना है, बताना है। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि खाद और उर्वरक में अंतर लिखो। तो इसमें जो है खाद के उपयोग से जो है मिट्टी के गठन और जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है और इससे मिट्टी के सभी पोषक तत्व मिलते हैं। फिर उसके बाद है मिट्टी का पोषक तत्व की भरपाई के लिए हम फसल चक्र भी करते हैं। अब फसल चक्र किसे कहते हैं, इसका आंसर यह लिखोगे। एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाया कर किया जाता है। जैसे उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे और गेहूं दूसरी ऋतु में। तो इससे मिट्टी में नाइट्रोजन आ जाती थी भाई। क्या आ जाती थी? इससे मिट्टी में नाइट्रोजन आ जाती थी, जिससे किसानों की जो फसलें हैं या मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती थी। क्या हो जाती थी? उपजाऊ। ठीक है बच्चों। अब फलीदार पौधों से फसल उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि उनमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। यह फलीदार पौधों की जड़ों में होता है, ग्रंथियों में पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और उसको उपजाऊ बनाता है। फिर आपके पास आ जाता है खाद और उर्वरक में अंतर। तो आपने ये लिख लेना है, खाद और उर्वरक में अंतर। तो खाद और उर्वरक में अंतर देखो, तो ये आपने लिखना है 1 2 3 4 अंतर है इसमें। उर्वरक मानव निर्मित लवण है, यानी मानव द्वारा बनाए जाते हैं उर्वरक। और खाद जो है प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, गोबर से और पौधों के अवशेषों से। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है और ये खेतों में बनाई जाती है, यानी घर पे बना लेते हैं। उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता उर्वरक से, लेकिन खाद से सभी पोषक तत्व मिलते हैं, ह्यूमस भी मिलता है। फिर है उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटासियम होता है अधिक मात्रा में, लेकिन खाद से पोषक तत्व जो हैं वो कम होते हैं, लेकिन होते सभी हैं इसमें। तो इससे मिट्टी को नुकसान नहीं होता खाद से, लेकिन अधिक उर्वरक से हो जाता है। अब इसमें आता है खाद के लाभ, यानी खाद के लाभ क्या हैं, तो ये आपने लाभ कर लेने हैं। खाद के लाभ है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों। दूसरा है लाभ, इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, यानी इससे मिट्टी में भुरभुरी हो जाती है, पॉली हो जाती है, जिसमें हवा मिल जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, यानी जो मिट्टी में मित्र जीवाणु होते हैं जो फसलों की वृद्धि में फायदेमंद होते हैं, उनकी वृद्धि होती है। और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार होता है। ठीक है बच्चों, बाकी यहाँ तक कर लेते हैं आज, आगे बाकी कल करेंगे। ठीक है। और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पे आपको जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अपने आप ही आपके पास ही वीडियो पहुंच जाती है और आप उसको देखोगे और अपना पेपरों की आप तैयारी करोगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय।